बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैथमेटिक्स के पेपर का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2024 का। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के लिए इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम इस लेक्चर में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जो सेक्शन सी होता है ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन सी में, और इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चंस में होती है। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी चॉइस होती है। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 2। सेकंड रो है 3 -1 and 1, थर्ड रो है -1 3 and 4। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें। याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। अब यहाँ पर आप इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है हमें कि किस मेथड के जरिए इनवर्स फाइंड करना है, जस्ट उसने कहा हुआ है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहा हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड ए। लेट्स सपोज अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके इनवर्स को हम ए के ऊपर -1 लिखेंगे ए की पावर में, और इसको पढ़ेंगे ए पावर -1, यानी इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स। और ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। और जो सेकंड मेथड होता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, यानी किसी मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम रो ऑपरेशन के जरिए, इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, या इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशन है। यानी ये 2 मेथड्स हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों मेथड को यूज करेंगे ताकि कि दोनों मेथड से आप फेमिलियर हो और यहाँ पर जो मेथड यूज करने के लिए कहा जाए तो वो आप फाइंड कर सकते हो। तो पहला मेथड है हमारे पास, लेट्स सपोज ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो इट मींस कि मैं इस मैट्रिक्स को सबसे पहले ए का नाम देता हूं जो गिवन मैट्रिक्स है उसको। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो याद रखें कि पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड करने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैट्रिक्स कौन सी है। यानी अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो फिर इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुई तो फिर इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ रहा हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डिटरमिनेंट जो है वो नॉन 0 के इक्वल हो। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 1 2 है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैं वर्टिकल लाइन से कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि डिटरमिनेंट को हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लास्ट रो है आपके पास -1 3 4 है। अब अगर इसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड करूं, और डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, यानी रो 1 से एक्सपेंड करते हुए इसका मैं क्या फाइंड करता हूं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं। तो रो 1 मेरे पास है 1 1 2 है। तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि रो 1 की फर्स्ट एंट्री क्या है।
तो फर्स्ट एंट्री आपके सामने यहाँ पर 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है और 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको डिलीट करना है। तो 1 जो है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये जो बाकी एंट्रीज बचेंगी इनका हम डिटरमिनेंट लेंगे। तो अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे लिया जा सकता है? लेट्स सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A B C D है और ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? AD माइनस BC होता है। यानी A को D के साथ मल्टीप्लाई करना है, B को C के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको AD से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमने इन एंट्रीज का डिटरमिनेंट लेना है -1, 1, 3 और 4। तो उसके लिए हमने क्या करना है? -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, फिर माइनस आएगा बाय फार्मूला, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -4 -3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्योंकि रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो अब हम चेक करेंगे कि रो 1 की सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है। तो रो 1 की सेकंड एंट्री हमारे पास 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और 1 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये जो 1 है, जो सेकंड एंट्री है रो 1, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उस कॉलम और रो को हमने डिलीट कर देना है। जो बाकी एंट्रीज होंगी, जो अदर एंट्रीज होंगी, उनका हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो इट मींस कि ये वाला जो 1 है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, ये सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये एंट्रीज बचेंगी 3, 1, -1 एंड 4। इनका हम क्या लेंगे? डिटरमिनेंट लेंगे। तो इस 3 को हम इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 क्या होता है? 12, और माइनस इस 1 को हम लोग इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 क्या होता है? -1 होता है। फिर इस तरीके से हम रो 1 की लास्ट एंट्री को चेक करेंगे कि रो 1 की लास्ट एंट्री हमारे पास क्या है। तो रो 1 की जो लास्ट एंट्री है वो है 2। अब चेक करेंगे कि ये 2 किस रो की एंट्री है, यानी फर्स्ट रो की एंट्री है, और किस कॉलम की एंट्री है? थर्ड कॉलम की एंट्री है। तो इट मींस कि हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बाकी हमारे पास ये वाली एंट्रीज बचेंगी। तो इनका हम डिटरमिनेंट लेते हैं। तो यहां पर हम 2 लिखेंगे सबसे पहले बाहर, और 3 3 क्या होता है? 9 होता है, यानी इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 क्या होगा? +1 होगा। तो इट मींस के इस तरीके से हम रो 1 के जरिए एक्सपेंड करते हुए इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अब -4 -3 क्या होता है? -7 इंटू 1 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो ये 12 + 1 होगा, तो 12 + 1 किसके इक्वल होता है? 13 के इक्वल होता है। और 9 - 1 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 इंटू -7 क्या होगा? -7 होगा। 1 इंटू 13 क्या होगा? 13 के इक्वल होगा, और 2 8 क्या होगा? 16 होगा। तो इट मींस कि ये आपके पास 7 - 13 प्लस 16 आएगा। तो -7 - 13 किसके इक्वल होता है? -20 के इक्वल होता है, प्लस 16 आएगा। तो ये आपके पास -20 प्लस 16 किसके इक्वल आएगा? -4 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के -4 इज नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इट मींस के जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी, और उसका नॉन सिंगुलर होगी। तो इसका मतलब यह है कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ये -4 की जगह 0 आता तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं बिकॉज द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इट्स इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपके पास एडजॉइंट फाइंड करना है। आपने डिटरमिनेंट तो आपने फाइंड कर लिया, वो आपके पास क्या आ गया? -4 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का होना चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का होना चाहिए। तो पहले जरा हम देखते हैं
कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, यानी एडजॉइंट कहते हैं किसको है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी है, तो ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, यानी 2x2 की मैट्रिक्स है। इट मींस के 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। जब आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, यानी जो डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज किया जाता है। ए और डी जो है जहां पर डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, इनको इंटरचेंज किया जाता है। और जो अदर एंट्रीज है डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज है जैसे बी और सी है, इनका साइन चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से हम 2x2 की क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। लेकिन हमारे पास जहां पे जो मैट्रिक्स है ये आपके पास है 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इट मींस के अगर 2x2 से ज्यादा ऑर्डर आ रहा हो किसी मैट्रिक्स का, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है आपके पास ए स्टार का ट्रांसपोज होता है, वेयर ए स्टार जो होती है वो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के इक्वल होती है। यानी जो ए स्टार होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्टार को मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे नाम दिया है, यानी ए स्टार जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस मैट्रिक्स को, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए के, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस के अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपने पहले इस मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। फिर जब कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी जिसको हमने यहां पर ए स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया है, उसका क्या लेना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। तो अब आइए देखते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स को कैसे फाइंड किया जाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है उनको राइट करेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं यहां पर ए स्टार के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो लेट्स सपोज जो कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो की एंट्रीज होती है वो आपके पास होती है A11, सेकंड रो की एंट्री होती है A12, थर्ड रो की एंट्री होती है A13, फिर इसी तरीके से सेकंड रो आएगी A21, A22, A23 होगी, फिर A31, A32, A33 होगी। These are the कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर ये जो A11 है, A12 है, A13 है, up to A33 तक, these are called entries of the कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम 1 by 1 इन एंट्रीज को फाइंड करेंगे। इन एंट्रीज को फाइंड करने के लिए आपने अपनी बुक में जो मेथड पढ़ा हुआ है कि जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं उनको फाइंड करने का फार्मूला होता है Aij इक्वल होता है -1 पावर i प्लस j इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ Mij होता है, वेयर Mij इज द माइनर मैट्रिक्स होगी। यानी यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में i और j लिखे हुए हैं, i शोज रोज, यानी यहाँ पर Aij में i किस चीज को शो करता है, नंबर ऑफ रोज को शो करता है, और j शो करता है किसको, कॉलम को शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम को शो कर रहा है। तो इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर मैट्रिक्स की एंट्रीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री है कोफैक्टर मैट्रिक्स की, दैट इज A11 है। तो A11 फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करें तो i आपके पास क्या है, 1 है, जे भी क्या है आपके पास 1 है, तो ये -1 पावर 1 प्लस 1 होगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स क्या होती है, Mij होती है। तो i आपके पास यहाँ पे 1 है और j भी 1 है, तो डिटर्मिनेंट माइनर जो मैट्रिक्स होगी दैट इज M11 होगी। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर जो M11 है, जो माइनर मैट्रिक्स है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा ये हम चेक करेंगे। यानी जो Mij मैट्रिक्स होती है, इसको फाइंड करने के लिए हम जो गिवन मैट्रिक्स A होगी जिसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, उसमें हम लोग ith कॉलम और jth रो को डिलीट कर देंगे। जो बाकी रोज बचेंगी या बाकी जो कॉलम बचेंगे उनका हम डिटरमिनेंट लेंगे, तो दैट विल बी द माइनर मैट्रिक्स।
जैसे हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स है माइनर वो M11 है, तो M11 को गेन करने के लिए ये -1 पावर 1 + 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है। अब हम M11 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर I हमारे पास क्या है 1 है, J भी हमारे पास क्या है 1 है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो यानी आयत रो और फर्स्ट कॉलम यानी jth कॉलम में तो j आपके पास 1 है और I भी 1 है, तो इट मींस कि जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट रो आपके पास है 1 1 2, फर्स्ट कॉलम है 1 3 -1 है, तो इनको डिलीट करके जो बाकी एंट्रीज बचती है इनका आपने डिटरमिनेंट लेना है, यानी -1 1 3 और 4 का डिटरमिनेंट लेना है। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट ले लें तो -1 × 4 क्या होगा, यानी मैं पहले चले ये लिख लेता हूं -1 1 3 और 4 का डिटरमिनेंट लेना है, तो ये आपके पास -1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्योंकि जो पावर है वो इवन नंबर है। अब इसका अगर डिटरमिनेंट ले लें तो -1 × 4 -4 -3 आएगा, तो दैट विल बी -7। तो इसका मतलब है कि A11 आपके पास क्या आ गया -7 आ गया, तो इधर हम क्या पुट करेंगे -7 पुट करेंगे। इस तरीके से हम सेकंड एंट्री को फैक्टर मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री फाइंड करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है A12 है, तो A12 बाय फार्मूला किसके इक्वल होगा, I आपके पास 1 है, J भी आपके पास यहाँ पे क्या है J2 है, तो ये इक्वल होगा -1 पावर 1 + 2 होगा, यानी -1 पावर I + J की जगह इनटू डिटरमिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स जो होगी वो M12 होगी, वेयर M इज कॉल्ड माइनर डिटरमिनेंट ऑफ माइनर मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम M12 फाइंड करेंगे तो ये -1 पावर 3 होगा। M12 हम कैसे फाइंड करेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है यानी जो मैट्रिक्स A है इसमें आपने फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को, I आपके पास 1 है, J आपके पास 2 है, तो इट मींस कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट रो ये बनती है, सेकंड कॉलम आपके पास ये बनता है, तो इनको डिलीट कर देना है। बाकी जो एंट्रीज बचती हैं यानी 3 1 और -1 और 4 का डिटरमिनेंट लेना है, तो दैट इज मैट्रिक्स M11 आएगी। अब -1 पावर 3 करते हैं तो -1 के ही इक्वल होता है क्योंकि पावर 8 में है। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं 3 4 12 -1 × -1 -1 होगा, तो ये -1 × 12 माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 12 + 1 क्या होता है 13 होता है, तो इट मींस कि ये -13 आएगा। तो सेकंड एंट्री आपके पास क्या आ जाएगी -13 आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम जो थर्ड एंट्री है फर्स्ट रो की वो फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स की। तो थर्ड एंट्री आपके पास क्या है A13 है, तो A13 अगर हम फार्मूले के जरिए फाइंड करते हैं तो -1 पावर 1 + 3 होगा इंटू M13 होगा, तो -1 पावर 4 आ जाएगा 1 + 3। M13 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है, यानी अब आपने थर्ड कॉलम को डिलीट करना है और फर्स्ट रो को डिलीट कर देना है। तो जो बाकी एंट्रीज बचेंगी दैट आर 3 -1 एंड 3 बचेंगी। तो -1 पावर 4 + 1 होता है, 3 3 are 9, -1 × -1 + 1, तो 9 - 1 क्या होता है 8। तो इट मींस कि जो A13 वाली एंट्रीज होगी दैट विल बी क्या होगी 8 होगी। अब इसी तरीके से आपने सेकंड रो की एंट्रीज फाइंड करनी है, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है A21 है, तो फार्मूला आपके पास है -1 पावर 2 + 1 होगा, यानी I + J इंटू M21 होगा, तो -1 पावर 3 आ जाएगा ये इंटू M21 है, तो इट मींस के फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपके पास 2 है, तो इट मींस के सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट कर देना है, तो सेकंड रो आपके पास ये बनती है और फर्स्ट कॉलम आपके पास ये बनता है, तो इसको डिलीट कर देंगे तो आपके पास जो एंट्रीज बचेंगी वो होंगी 1 2 3 एंड 4 होंगी। तो अब -1 पावर 3 -1 के इक्वल होता है, 1 4 4 -2 3 6, तो 4 -6 -2 -1 क्या होगा +2 होगा, तो इट मींस कि ये वाली एंट्री क्या होगी आपके पास
A21 विल बी +2 होगी। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है कि A22 फाइंड करना है। A22 किसके इक्वल होगा, -1 पावर 2 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M22 होगा, तो ये -1 पावर 4। M22 मींस के आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो को शो करता है, सेकंड सबस्क्रिप्ट किसको शो कर रहा है, कॉलम को शो कर रहा है। तो इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है। जो बाकी एंट्रीज बचेंगी उनका आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो आपके पास जो सेकंड रो यहां पर बचता है वो है 3 -1 एंड 1 है, और सेकंड कॉलम है 1 - 3 है। इनको डिलीट कर देंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज आएंगी वो 1 2 और -1 एंड 4 ये एंट्रीज बचेंगी। -1 पावर 4 1 होता है, 1 4 4 -2 2 इंटू -1 -2, तो 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो इट मींस कि ये वाली जो एंट्री होगी ये आपके पास किसके इक्वल होगी, 6 के इक्वल होगी। इसी तरीके से अब आपने A23 फाइंड करना है, तो A23 इक्वल होगा -1 पावर 2 + 3 होगा, और ये आपके पास जो माइनर मैट्रिक्स होगी वो M23 होगी। तो हम लोग -1 पावर 2 + 3 5 होता है। M23 मींस के आपने सेकंड रो और थर्ड कॉलम को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो सेकंड रो आपके पास 3 -1 एंड 1 है, थर्ड कॉलम 2 1 एंड 4 है। तो आपके पास जो बाकी एंट्रीज होंगी दैट विल बी 1 1 एंड -1 एंड 3 होगा। तो -1 पावर 5 -1 होता है, 1 3 3 -1 इंटू -1 -1 प्लस होता है, 3 + 1 4, तो दैट विल बी -4 आ जाएगा। तो ये एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, -4 होगी। इसी तरीके से अब हम थर्ड रो की तरफ आते हैं। तो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री A31 है, तो बाय फार्मूला A31 किसके इक्वल होगा, -1 पावर 3 + 1 होगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ M31 आ जाएगा। तो ये -1 पावर 4 इंटू M31 मींस के थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम आपके पास है 1 3 -1 है, और थर्ड रो है -1 3 एंड 4 है। अगर इनको डिलीट कर दें तो हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो -1 2 -1 एंड +1 होगी। तो -1 पावर 4 इज 1 एंड 1 1 1 2 1 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। तो दैट विल बी क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से अब हम सेकंड एंट्री को फाइंड करेंगे थर्ड रो की, तो दैट विल बी A32। तो ये -1 पावर 3 + 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ M32 हो जाएगी। तो -1 पावर 5 आ जाएगा। M32 मींस के थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है। ये थर्ड रो आपके पास -1 3 4 है, और सेकंड कॉलम है 1 -1 एंड 3 है। तो आपके पास जो एंट्रीज रह जाएंगी इनको डिलीट करने से 1 2 एंड 3 1 रह जाएगा। तो -1 पावर 5 -1 होगा क्योंकि पावर 8 में है। इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 1 1 -2 3 6, 1 6 -5 इंटू -1 क्या होगा, +5 होगा। तो ये सेकंड एंट्री होगी थर्ड रो की वो +5 होगी। इसी तरीके से थर्ड रो की लास्ट एंट्री है A33 है, तो दैट विल बी -1 पावर 3 + 3 होगी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ M33 होगा। तो ये -1 पावर 6 आ जाएगा। M33 मींस के आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो आपके पास जो बाकी एंट्रीज होंगी वो 1 3 एंड -1 होगी। इनका आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो -1 पावर 6 + 1 होगा, 1 इंटू -1 -1 -1 3 3, तो ये -1 -3 -4 इंटू 1 -4 ही आएगा। तो इट मींस के ये आपके पास क्या आ जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, A* के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूं तो किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो आपके पास है -7 -13 एंड 8 है, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो है 2 6 -4 है,
तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो है 3 5 -4 है, तो ये आपके पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। अब हम लोग फार्मूले का यूज करते हुए क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए स्टार ट्रांसपोज की इक्वल होता है। तो ये मैट्रिक्स जो है दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए होगी, यानी ए स्टार ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। तो अगर इस फार्मूले का यूज करते हुए हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -7 2 and 3 और सेकंड रो है -13 6 and 5 और थर्ड रो है 8 -4 है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, -4 आ गया था। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1/4 इंटू -7 2 and 3 और ये -13 6 5 8 -4 हो सकता है। अगर -1/4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो याद रखें जब भी किसी भी स्केलर को यानी किसी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो नंबर जो है वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो -1/4 जब -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7/4 आएगा। जब इस -1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/4 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3/4 आएगा। -13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13/4 आ जाएगा। 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6/4 आएगा और ये -5/4 आएगा। इसी तरीके से -8/4 आएगा। इसी तरीके से -4/4 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4/4 आ जाएगा। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है यानी इनवर्स जो है वो आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से क्या आता है आपके पास, जरा चेक कर लें। 7/4 एज इट इज आएगा, ये 2 1 2 2 2 4 तो -1/2 होगा। 3/4 एज इट इज आएगा, ये 13/4 भी एज इट इज आ जाएगा। ये 2 3 6 2 2 4 तो -3/2 आएगा। इसी तरीके से -5/4 एज इट इज आएगा। 4 1 4 4 2 8 तो लास्ट रो में फर्स्ट एंट्री -2 होगी। ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। तो दैट विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स होगा, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड किया है हमने फर्स्ट मेथड के जरिए। अब जो सेकंड मेथड है वो आपके पास है बाय रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो अब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे बाय रो ऑपरेशन, यानी रो ऑपरेशन के जरिए कैसे इनवर्स फाइंड किया जाएगा। उसके लिए लेट्स सपोज इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम देता हूं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं और इसके साथ इसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं अपनी तरफ से। जैसे ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपके पास 3/3 के मैट्रिक्स है, तो मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा 3/3 की इसी के साथ। अब हम क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे और रो ऑपरेशंस के जरिए मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। और मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए जो भी रो ऑपरेशन किया जाएगा वही रो ऑपरेशन आपके पास इस जो मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने साथ लिखी है इसके ऊपर भी किया जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 की इस फॉर्म की होती है 1 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके सामने मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री क्या होती है, 1 होती है, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है, तो हमें उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स के हम फर्स्ट रो को एज इट इज लिखेंगे।
सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है कि अगर आपके पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है ये अगर 1 ना होती, 1 के अलावा कुछ और होती, तो हम पहले इसको 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में ये करना है कि इस 1 के नीचे यानी इस 1 के कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं उन सबको 0 बनाना है। जैसे इस 1 के नीचे जो एंट्रीज हैं दैट आर 3 एंड -1 है, हम पहले इस 3 को 0 बनाएंगे। अब चेक करेंगे कि 3 किस रो की एंट्री है। 3 सेकंड रो की एंट्री है और इस 3 को हमने इस 1 के जरिए 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन चूज करेंगे इन दोनों एंट्रीज को देखते हुए। तो 3 सेकंड रो की एंट्री है और 1 जो है वो फर्स्ट रो की एंट्री है। तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R2 - 3 R1 करेंगे, यानी इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 3 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हमारे पास ये ऑपरेशन हुआ, R2 - 3 R1 करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखें R2 की फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है R2 - 3 R1 है। तो अब इधर फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री लिखने के लिए हम देखेंगे कि सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री लिखने के लिए हम देखेंगे कि सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 3 है, -3 इंटू R1 है। तो R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है। तो ये 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 0 बन जाएगी। इसी तरीके से इस ऑपरेशन को हम लोग सेकंड एंट्रीज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो की सेकंड एंट्री क्या है, -1 है और फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री क्या है, +1 है। तो R2 की जगह -1 रखेंगे, R1 की जगह 1 रखेंगे, तो -1 - 3 हो जाएगा। तो दैट विल बी -4 आएगा। तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे। इसी तरीके से मेरे पास जो R2 है उसकी थर्ड एंट्री 1 है और R1 की थर्ड एंट्री 2 है। तो 1 - 3 2 6, तो दैट विल बी -5 आएगा। तो इसको हम यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब यही ऑपरेशन हमने किसके ऊपर करना है, हमने जो 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसके ऊपर करना है। ये 1 0 0 एज इट इज आ जाएगा फर्स्ट रो। सेकंड रो में चेंजिंग आएगी। सेकंड रो में हमने ऑपरेशन यहाँ पे क्या किया है, R2 - 3 R1 किया है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 0 है, -3 इंटू R1 की फर्स्ट एंट्री इधर 1 है। तो 0 - 3 क्या होगा, -3 होगा। तो यहाँ पर हम -3 लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड रो की सेकंड एंट्री 1 है और फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है। तो 1 - 3 इंटू 0 0 होता है। तो दैट विल बी 1 और यहाँ पे दोनों 0 हैं तो 0 आएगा। अब इसी तरीके से हमने इस एंट्री को भी 0 बनाना है, यानी जो थर्ड रो है उसकी फर्स्ट एंट्री को भी हमने 0 बनाना है टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन करेंगे, हम देखेंगे कि थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, -1 है। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 है। तो -1 + 1 करते हैं तो 0 होता है। इट मींस के R3 + R1 करेंगे तो -1 + 1 क्या होगा, 0 और ये 3 + 1 क्या होगा, 4। इसी तरीके से 4 + 2 क्या होगा, 6। तो यही ऑपरेशन हम इस मैट्रिक्स के ऊपर भी करेंगे। 0 + 1 क्या होगा, 1, 0 + 0 0 एंड 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इस ऑपरेशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो सेकंड रो है उसकी सेकंड एंट्री क्या आ रही है, -4 आ रही है। तो इस -4 को हमने क्या बनाना है, +1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये -4 + 1 हो। तो उसके लिए हमने ऑपरेशन करना है कि क्या ऑपरेशन करना है कि सेकंड रो को यानी R2 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1/4 से। तो इट मीन्स के फर्स्ट रो एज इट इज आएगी, ये सेकंड रो को मैंने -1/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। -5 के साथ -1/4 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5/4 आता है। अब इस बाकी हम इसी तरीके से ही लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हमने यही ऑपरेशन करना है। सेकंड रो को हमने क्या करना है, -1/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1/4 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आएगा, -1/4 आएगा, 0 आएगा, बाकी एंट्रीज एज इट इज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास सेकंड ऑपरेशन होगा। अब हमने नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए ये जो हमने सेकंड रो की जिस एंट्री को 1 बनाया सेकंड रो की,
इसके नीचे हमने क्या, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, इसके ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हमने पहले ऊपर वाली एंट्री को 0 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपने कि इस एंट्री को आपने 0 बनाना है और इस 1 के जरिए 0 बनाना है। तो उसके लिए आपने ऑपरेशन चूज करना है इन दोनों एंट्रीज को देखते हुए। तो इस 1 को यानी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को 0 बनाना है, तो आपने क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है। तो R1 माइनस R2 करते हैं तो आपके पास R1 की फर्स्ट एंट्री है 1, 1 माइनस 0 1 ही होगा। इसी तरीके से ये 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 2 माइनस 5/4 होगा, यानी R1 की थर्ड एंट्री 2 है और R2 की थर्ड एंट्री 5/4 है। तो ये 4 2 8 माइनस 5/4, 8 माइनस 5 क्या होता है, 3/4 आ जाएगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और अब आपने सेकंड ऑपरेशन जो किया, ये जो ऑपरेशन R1 माइनस R2 किया है, ये इस मैट्रिक्स के ऊपर भी करना है। तो क्या करना है आपने, R1 माइनस R2 करना है, तो 1 माइनस 3/4 होगा, यानी R1 की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 माइनस 3/4 करते हैं, तो ये 4 माइनस 3 1/4 आता है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। और 0 माइनस माइनस प्लस 1/4 करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 ही आएगा। इसी तरीके से 0 माइनस 0 0 होता है, तो हमने इसको राइट करना है। अब इस 1 के नीचे यानी ये जो सेकंड रो की सेकंड एंट्री है 1, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। तो इसके नीचे क्या है, आपके पास 4 है। तो इस 4 को 0 बनाने के लिए आपने ऑपरेशन करना होगा R3 माइनस 4 R2। तो R3 माइनस 4 R2 करते हैं, तो ये जो R2 है ये तो एज इट इज आ जाएगी। अब R3 में चेंजिंग आएगी, तो R3 माइनस 4 R2 करें तो दोनों एंट्रीज फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री 0 है, तो इट मींस के दिस विल बी 0। अब आपके पास ऑपरेशन है R3 माइनस 4 R2 है, तो यहाँ पर सेकंड एंट्री है 4 माइनस 4 इंटू R2 है 1, तो दैट विल बी 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसके बाद आपके पास है थर्ड ये 6 है, ये 5/4 है, तो 6 माइनस 4 इंटू 5/4 करेंगे, तो 4 4 कैंसल, 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे लिखेंगे। और इसी तरीके से आपने यही ऑपरेशन जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने करना है। तो R3 माइनस R4 R3 माइनस 4 R2 है, तो यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 4 R2 आपके पास है 3/4 है R2 की फर्स्ट एंट्री, तो ये 4 4 कैंसल, 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो आपके पास 1 माइनस 3 क्या होता है, -2 होता है। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड है ये 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1/4 है, तो ये 4 4 कैंसल, 0 प्लस 1 आएगा, तो दैट विल बी 1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0 क्या रह जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब लास्ट में हमने इस मैट्रिक्स को चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए हम इस 1 के ऊपर जितनी एंट्रीज है इनको क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 1 के ऊपर आपके पास जो एंट्रीज आ रही हैं दैट आर 5/4 एंड 3/4 है। तो सबसे पहले हम 3/4 को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। इस 3/4 को इस 1 के जरिए, तो इसके लिए हमें क्या ऑपरेशन करना होगा, R1 माइनस 3/4 इंटू R3 करना होगा। यानी R3 को अगर 3/4 को से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, ये 0 है, दोनों 0। तो यहाँ पे देखें 3/4 माइनस R1, आप ऑपरेशन आपके पास क्या है, R1 माइनस 3/4 R3 है। तो R1 आपके पास यहाँ पे 3/4 है, माइनस 3/4 इंटू R3 1 है, तो 3/4 से कैंसिल होगी, ये 0 हो जाएगा। अब यही ऑपरेशन आपने इसके ऊपर भी करना है, तो आप क्या करेंगे कि R1 माइनस 3/4 R3 है, तो अब आपके पास R1 की फर्स्ट एंट्री है -2 और -3/4 इंटू
R3 की फर्स्ट एंट्री है, सॉरी 1/4 है, R1 में चेंजिंग लानी है, तो मैंने गलत लिखा है, R1 माइनस 3/4 R3 है, तो R1 आपके पास क्या है 1/4 है, माइनस 3/4 इंटू R2 क्या है, R3 क्या है -2 है, तो ये आपके पास होगा 1/4, 2 2 4, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 आएगा, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, तो दैट विल बी 2 + 3 आएगा, तो 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने 5/4 लिखना है। इसी तरीके से सेकंड ऑपरेशन आपने करना है, R1 आपके पास है 1/4 माइनस 3/4 इंटू R3 है 1 है, तो 1/4 माइनस 3/4 करते हैं, तो 1 - 3 क्या होता है -2/4, तो दैट विल बी -1/2 आएगा, तो इधर हम -1/2 लिखेंगे। इसी तरीके से इधर 0 है, तो 0 माइनस 3/4 R3 1 है, तो ये दैट विल बी -3/4 ही आएगा। अब इसी तरीके से अब आपने नेक्स्ट ऑपरेशन में इस 5/4 को क्या बनाना है 0 बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन करना होगा R2 माइनस 5/4 इंटू R3 करना होगा, तो उससे ये 0 1 0 हो जाएगा, ये 0 0 1 एज इट इज आएगा। यही ऑपरेशन अब आपने इसमें मैट्रिक्स के ऊपर भी करना है, तो R2 की आपके पास फर्स्ट एंट्री है 3/4 माइनस 5/4 इंटू R3 की है 2, तो 2 2 4, तो 3/4 प्लस 5/2 होगा, तो 4 आएगा, 3 + 5 क्या आता है आपके पास 8 आता है, तो 8/4 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आपके पास जो है वो है R2 माइनस 5/4 है, तो R2 के आपके पास -1/4 है, -5/4 इंटू R3 1 है, तो -4 एलसीएम आएगा, -1 -5 -6/4 आ जाएगा, तो 2 3 6, 2 2 4, तो ये -3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास एंट्री है वो 0 है, इधर 0 माइनस 5/4 इंटू 1 करेंगे, तो दैट विल बी -5/4 आएगा, ये -2 1 1 एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे ही ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास यहाँ पे क्या बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो फिर ये वाली जो मैट्रिक्स होगी दैट विल बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाएगी। तो आपके पास मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या है 5/4 -1/2 -3/4 एंड 2 -3/2 -5/4 -2 1 and 1, that will be the inverse of the given matrix। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट याद रखें कि गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो इसलिए इसको केयरफुल होके करना होता है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा है। सेकंड पार्ट आपके पास है इफ वेक्टर a is equal to -10 I hat plus 2 j hat plus 4 k hat and vector b is equal to I minus j plus 2 k hat, then find a unit vector orthogonal to a cross b, also find angle between the vectors a and b। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास जहां पे दो वेक्टर्स गिवन है, जो फर्स्ट वेक्टर a है वो है -10 I hat plus 2 j hat plus 4 k hat है, और वेक्टर b जो है वो आपके पास है I hat minus j hat plus 2 k hat है। आपसे कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो a क्रॉस b के ऊपर ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल मींस के a क्रॉस b के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ऑर्थोगोनल कहते हैं परपेंडिकुलर को, यानी परपेंडिकुलर मींस के दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल जो है
वो 90 डिग्री के इक्वल हो तो दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब आपने स्टूडेंट पहले जरा ये देखना है कि आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए क्रॉस बी। हम पहले देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो यूनिट वेक्टर आपके पास होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता है और यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो ऑलवेज 1 होती है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को हम ए हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यानी अगर किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद सेकंड हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट देखना है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है। तो आपने अपनी बुक में ए क्रॉस बी पढ़ा हुआ है, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा एन हेड के इक्वल होता है। अब यहां पर हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो। चूंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शंस गिवन हो, यानी डायरेक्शंस भी बताना लाजमी हो। दो हमने प्रोडक्ट पढ़े हैं वेक्टर्स के अंदर, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, ए डॉट बी इक्वल होता था ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता था, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए बी साइन थीटा एन हेड होता है, वेयर एन हेड शोज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और ये जो एन हेड की डायरेक्शन होती है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर, ये एक मार्कर अगर वेक्टर ए को शो कर रहा हो, जो ब्लैक मार्कर है, और जो ब्लू मार्कर है जो वेक्टर बी को शो कर रहा हो, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है कि आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम ए टू बी, तो जो इरेक्टेड थंब होगा दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखें जो इरेक्टेड थंब है वो ए क्रॉस बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इट मींस कि जो एन हेड होता है, यानी ये जो एन हेड है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी होता है। तो इट मींस कि हमने यहाँ पर एन हेड फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है, लेट्स सपोज जो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी होगा वो उसको मैं यू के साथ रिप्रेजेंट करूं तो यू हेड इक्वल होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उनको फिर आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा। यानी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है। लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो हम पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ए क्रॉस बी है तो इसको हम डिटर्मिनेंट के जरिए फाइंड करते हैं। कैसे, फर्स्ट रो में हम आई जे के लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए और बी, और सेकंड रो में ए क्रॉस बी है तो सेकंड रो में जो आई हेड जे हेड और के हेड के कोफिशिएंट है वो लिखते हैं वेक्टर ए के अंदर। तो वेक्टर ए के अंदर आई हेड का कोफिशिएंट -10 है, जे हेड का 2 है, के हेड का 4 है। इसी तरीके से थर्ड रो में हम वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो वेक्टर बी में आई हेड का कोफिशिएंट अगर कुछ भी ना हो तो 1 है, जे हेड का कोफिशिएंट -1 होगा क्योंकि इधर माइनस साइन लगा हुआ है, और 2 होगा। अगर हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे बाय एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 तो दैट डिटरमिनेंट इज ए क्रॉस बी होगा।
तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट लेते हैं। तो आई हेड जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको छोड़ना है। ये 2 2 4 माइनस 4 इंटू -1 -4 होगा, माइनस जे हेड आ जाएगा। जे हेड जिस कॉलम में, जिस रो में, उसको छोड़ना है। -10 इंटू 2 -20 माइनस 4 1 क्या होगा 4 होगा, प्लस के हेड इंटू ये के हेड जिस कॉलम में, जिस रो में, उसको छोड़ देना है। तो के हेड थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में, बाकी इंटीज का आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो 10 इंटू -1 10 आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 + 4 क्या होता है 8 आई हेड -20 -4 क्या होगा -24 -24 इंटू माइनस जे क्या होगा +24 जे हेड प्लस 10 - 2 क्या होता है 8 के हेड आएगा। तो इट मींस के A क्रॉस B आपके पास किसके इक्वल आ गया, A क्रॉस B इक्वल आ गया आपके पास 8 आई हेड प्लस 24 जे हेड प्लस 8 के हेड आ गया। यानी अब हम इस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा, 8 आई हेड है प्लस 24 जे हेड है तो 24 का स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा। तो इनको अगर हम लोग A क्रॉस B को अगर इनको सॉल्व आउट करें तो 8 8 सर क्या होता है 64 होता है, और 24 सर क्या होता है 576 होता है, प्लस 8 8 सर क्या होगा 64। अगर हम इनको ऐड करें तो 4 + 6 10 10 + 4 14 1 कैरी गया, 6 + 7 13 13 + 6 क्या होगा आपके पास 13 + 6 होगा 19 19 + 1 जो कैरी आया था वो आपके पास होगा 20, तो 2 कैरी चला जाएगा। अब ये 5 + 2 क्या होगा 7, तो ये √704 आएगा। अब हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे विच इज ऑर्थोगोनल टू A क्रॉस B, दैट इज A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होगा। यानी जो A क्रॉस B का जो यूनिट वेक्टर विच ये जो U हेड है ये A क्रॉस B के ऊपर हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि A क्रॉस B की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास A क्रॉस B आ गया 8 आई हेड प्लस 24 जे हेड प्लस 8 के हेड डिवाइडेड बाय √704 आ गई है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 704 आई हेड प्लस 24 डिवाइडेड बाय √704 जे हेड प्लस 8 डिवाइडेड बाय √704 के हेड। तो दैट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू A क्रॉस B आएगा। अब सेकंड स्टेप में उसने ये कहा हुआ है आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B, यानी वेक्टर्स A और B के दरमियान जो एंगल आएगा वो भी आपने क्या करना है फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, A क्रॉस B इक्वल होता है AB sin थीटा n हेड होता है। अब अगर मैं यहां पर एंगल फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए मुझे इस फार्मूले के दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड लेनी होगी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ AB sin थीटा n हेड आएगा। तो n हेड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा क्या होती है 1 होती है, क्योंकि इट इज अ यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो इट मींस के A क्रॉस B किसके इक्वल आएगा AB sin थीटा के इक्वल आएगा, वेयर A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B आएगी। और हम पहले इसके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A फाइंड करते हैं। तो वेक्टर A की मैग्नीट्यूड क्या होगी -10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 4 प्लस 16 होगी। तो ये आपके पास 4 + 16 20, तो 120 होगी। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B फाइंड करना होगा। तो वेक्टर B की मैग्नीट्यूड क्या होगी 1 का स्क्वायर और ये प्लस -1 का स्क्वायर, यानी वेक्टर B के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर लेना होगा। तो 1 + 1 + 4 आएगा, तो दैट विल बी 6 आ जाएगी।
तो आपके पास अब आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यहां से देखें कि ए बी साइन थीटा किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के इक्वल है। तो इट मींस कि यहां से साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आया था, अंडर रूट 704 आया था, और ए बी की मैग्नीट्यूड क्या आ गई है, अंडर रूट 120 इंटू 6 आ गई है। यहां से थीटा इक्वल होगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 704 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 120 इंटू अंडर रूट 16 होगा। आप कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी साइन इनवर्स फाइंड करेंगे दैट विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक टास्क भी हुआ, तो इसको खुद आपने सॉल्व करना है।